कॉम्बिनेशन ऑफ सेल चल रहा है, आई थिंक हो ही गया था। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया था, उसमें दो स्पेशल रिजल्ट हैं वो भी हो गए थे क्या? सबके ईएमएफ सेम हो तो आंसर किसी एक के इक्वल आएगा, ये पढ़ा चुका हूं। ठीक, दो सेल बता दिए, E1 E2 अगर हो तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इससे हम क्या बनाएंगे? इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे। हो चुका है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेकर चल रहे हैं अपन? कैपिटल आर। और एस सेल हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, आइडेंटिकल सेल। ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर एक और ब्रांच है जिसमें फिर कितने सेल जुड़े हुए हैं? एस। एस फॉर सीरीज, ठीक है। नॉर्मली बुक्स इसको एन और एम लिखती है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं एन क्या है एम क्या है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? एस फॉर सीरीज। सबके ईएमएफ सेम है, कितना? ई। इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, कितना? आर। ऐसी पी ब्रांचेस जुड़ी हुई है पैरेलली। कितनी ब्रांच जुड़ी हुई है? पी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पी ब्रांच जुड़ी हुई है। ईएमएफ ई है सबके, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये समझ में आया क्या चल रहा है? सीरीज में कितने सेल जुड़े हुए हैं? एस। और ऐसी पैरेलल में कितनी ब्रांचेस हैं? पी। क्लियर है क्या? और अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया, ठीक है क्या? तो अब हमको निकालना है कि सारे सेल हटा के हम एक सिंगल सेल तक पहुंचना है हमको, मतलब हमको निकालना है ईबी और आरबी। हम चाहते हैं कि ये ग्रुपिंग जो है वो कुछ इस तरीके से निकल के आए, कैपिटल आर और एक ही बैटरी में मान लूं जिसका इंटरनल वो सॉरी ईएमएफ हो ईबी और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? आरबी। ये हमको करना है। क्लियर है क्या? ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, सीरीज प्लस। सीरीज में कितने सेल हैं? एस। और ऐसी कितनी ब्रांचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? पी। सबसे पहले मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है? टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? एन लिखेंगे उसको, एन। टोटल नंबर ऑफ सेल को हम क्या लिख रहे हैं? एन। तो बताओ एन कितना हो जाएगा? एसपी। भाई एक ब्रांच में कितने सेल हैं? एस। और ऐसे कितनी ब्रांचेस हैं? पी। मान लो एक ब्रांच में 5 सेल है और ऐसी 10 ब्रांच है, तो टोटल कितने सेल हो गए? 50। टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया अपना? एसपी। ये कहानी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, किसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले बताओ मुझे ईएमएफ ऑफ वन ब्रांच। पहले एक ब्रांच सॉल्व करते हैं। एक ब्रांच का ईएमएफ कितना आएगा? एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई। और एक ब्रांच में कितने सेल हैं? एस। सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में ईएमएफ जुड़ जाता है, सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाता है, तो बताओ कितना आएगा? एस ई। भाई एक सेल का ई और ऐसे सीरीज में कितने सेल जुड़े हुए हैं? एस। तो कितना हो गया? एस ई। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच। एक ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? एक सेल का कितना है? आर। कितने सेल हैं? एस। तो एस आर।
क्लियर है क्या? आया नहीं आया समझ में? अब हम आते हैं ईएमएफ ऑफ पी ब्रांचेस। पी ब्रांच जो है सारी आपकी, उनका सबका मिला के ईएमएफ कितना आएगा? एक ब्रांच का ईएमएफ कितना है? एक ब्रांच का ईएमएफ है एस ई, दूसरे ब्रांच का फिर एस ई, तीसरे ब्रांच का फिर एस ई, और कल बताया था पैरेलल में अगर सबके वैल्यू सेम हो तो आंसर किसी एक के बराबर ही आता है। तो आप एस ई वोल्ट के कितने भी सेल लगा दो, आंसर कितना आएगा? एस ई। पक्का ना? याद है कल बताया था ये मैंने कि पैरेलल में आप चाहे कितने भी सेल जोड़ो, सबके वोल्टेज अगर सेम है तो आंसर किसी एक के इक्वल ही आएगा। बट मैंने ये भी बताया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा सेल लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। ज्यादा सेल लगाने का फायदा होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो अब मान लो मुझे कोई बोले रेजिस्टेंस ऑफ पी ब्रांचेस, मतलब सारी ब्रांच मिला के रेजिस्टेंस कितना आएगा? भाई एक ब्रांच का कितना है? एस आर। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? एस आर, एस आर, एस आर, एस आर, एस आर। पैरेलल में पी टाइम है तो आंसर कितना हो जाएगा? एस आर बाई पी। कितना हो जाएगा? पैरेलल में हम जानते हैं जितना भी नंबर उससे डिवाइड कर देते हैं। कितना नंबर है? तो एस आर बाई पी। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारा जो ईबी है वो कितना निकला? एस ई। और हमारा जो आरबी है वो कितना निकला? एस आर बाई पी। तो हमारा जो सर्किट बना मिक्स्ड ग्रुपिंग के बाद वो कुछ इस टाइप का बन गया। कैपिटल आर, इसका ईबी जो है वो कितना है? एसी। और इसका जो आरबी है वो कितना है? बोलो। एस आर बाई पी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब मुझे बताइए कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? करंट निकालना हो तो बोले आई का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है? एस ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? एस आर बाई। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बताओ करंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एस ई डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो जाएगा? पी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आरपी प्लस एस आर बाई पी। पी कहां चले जाएगा? ऊपर। तो करंट की वैल्यू एस पी ई डिवाइडेड बाई आरपी प्लस एस आर। और एसपी को एन भी तो लिख सकते हैं। एसपी टोटल नंबर ऑफ सेल है ना, तो एन डिवाइडेड बाई बोलो आरपी प्लस ये किसका वैल्यू हो गया? करंट का। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग पे आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। भाई मैक्सिमम करंट की कंडीशन पता क्या होती है? मैक्सिमम करंट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहां से आया? बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखो कि मैक्सिमम करंट अगर लाना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बताओ एक्सटर्नल कितना है? कैपिटल आर। और इंटरनल कितना है? एस आर बाई पी। हाँ ना, तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो फिर तो आरपी जो है वो एस आर के बराबर हो गया। आरपी एस आर के। तो इस कंडीशन में तो मैं करंट का वैल्यू जब लिखूंगा, मैक्सिमम करंट का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे? एस पी ई डिवाइडेड बाई आरपी प्लस एस आर। और आरपी और एस आर दोनों एक ही बात है, तो ये दोनों को मैं आरपी लिख सकता हूं या दोनों को मैं एस आर लिख सकता हूं। दोनों को आरपी लिख दूंगा तो आंसर हो जाएगा 2 आरपी। क्या हो जाएगा? 2 आरपी। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा मैक्सिमम करंट का? बोलो एस ई बाई 2 आर। तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, कैसा कि एस पी ई डिवाइडेड बाई, दोनों को एस आर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि आरपी और एस आर तो दोनों इक्वल ही है। तो कितना हो जाएगा? 2 एस आर। ये एस से एस, तो रिजल्ट हो जाएगा पी बाई।
तो मैक्सिमम करंट के दो रिजल्ट होते हैं, कौन से दो रिजल्ट होते हैं? AC बाई 2R और PE बाई 2R, लेकिन दोनों R में डिफरेंस है। AC बाई 2 कैपिटल R, PE बाई 2 स्मॉल r। आवाज आ रही है ना पीछे तक? कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया? हो गया?
आज बायो की क्लास है तुम लोगों की ना? बायो की क्लास है तुम्हारी आज? दोनों है। फिजिक्स तो 1:30 से वही रहेगा, 1:30 से। शाम में बायो लगेगा। हो गया? हो गया? नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉल एंड राइज एनालिसिस। पोटेंशियल फॉल राइज एनालिसिस, पोटेंशियल फॉल पोटेंशियल राइज एनालिसिस, या पोटेंशियल फॉल राइज एनालिसिस भी डाल सकते हो। इस चैप्टर में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग थ्योरी लिखते जा रहे हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि अभी 1-1.5 लेक्चर आपको नोट्स ही बनाना है केवल, फिर मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अभी आप याद रखते हुए चलिए, मिक्स कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, सीरीज ऐसा होता है, पैरेलल ऐसा होता है, सब एक एक करके हम डिटेल समझेंगे। प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं हर एक हेडिंग का। अभी मैं इस पे आता हूं। इसमें पहला पार्ट हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर मतलब आप सब जानते हैं ऑलरेडी, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चंस भी करवाए थे कि किसी भी वायर में करंट किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मान लो जैसे एक रेजिस्टेंस है और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो इसका लेफ्ट वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा या राइट वाला? लेफ्ट हाई पे होगा और राइट एंड लो पोटेंशियल पे होगा। मतलब इस वायर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर मैं जाऊं तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? V इक्वल टू आई आर। बस वही पता करना होता है हमको कि पोटेंशियल किधर कैसे क्या डिक्रीज होता है। तो रजिस्टर में याद रखना, करंट के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल फॉल होता है
और करंट के ऑपोजिट साइड पे जाने पे पोटेंशियल राइज होता है। राइज होना मतलब बढ़ना, ठीक है। अगर किसी भी वायर में करंट की डायरेक्शन में जाओगे रजिस्टर में तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और करंट के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल, या आप सीधे ऐसे याद रख लो, करंट की तरफ होती है हाई पोटेंशियल टू, सीधी सी बात है, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो एक्चुअल में वो करंट का डायरेक्शन नहीं है, पहले दिन भी बता था, वो किसका डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम तो नहीं है। अब ये पूछा जाता है कि कितना पोटेंशियल फॉल होगा और कितना राइज होगा, मान लो ये पता करना हो तो कितना होता है रजिस्टर का पोटेंशियल, V इक्वल टू आई आर। आई आर का फॉल होगा, आई आर का राइज होगा। करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो आई आर कम हो जाएगा, करंट के ऑपोजिट जाओगे तो आई आर बढ़ जाएगा। कौन? पोटेंशियल। लिखे क्या हुआ? हो गया? हो गया? अभी पहला रजिस्टर हो गया, दूसरा लिखिए बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और, अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल राइज होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आओगे तो पोटेंशियल फॉल होगा। फॉल मतलब कम होगा, ठीक है। कितना फॉल और कितना राइज होगा? जितना इसका ईएमएफ है। भाई बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? ईएमएफ। और मान लो बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी हुआ तो फिर दोनों चीजें लेकर चलेंगे, ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ सॉल्व करेंगे और रेजिस्टेंस को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अभी रजिस्टर का बताया मैंने। करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो डिक्रीज, करंट के ऑपोजिट गया तो इंक्रीज। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया जाए तो मैं एक दो क्वेश्चंस करके बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन ये बैटरी के लिए याद रखना है। तीसरा सर्किट एलिमेंट अपना होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप लोग समझते हैं दो प्लेट्स होती, पैरेलल प्लेट्स, और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला चलता है, Q इक्वल टू CV, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो कैपेसिटर का वोल्टेज किससे निकलेगा? Q बाई C से। कैपेसिटर का वोल्टेज किससे निकलेगा? अभी मैंने कैपेसिटर पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, वोल्टेज किससे निकलेगा? Q बाई C से। अब कैपेसिटर में जब आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल फॉल होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल। इसमें याद रखने के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किधर? प्लस से माइनस की तरफ। किधर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव प्लेट से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स। तो दो प्लेट है, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज है, तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी? प्लस से। बाकी आप समझदार है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होगा और उसके ऑपोजिट जाने पे बढ़ेगा। कितना फॉल कितना राइज? पोटेंशियल फॉल और पोटेंशियल राइज की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी आएगी? Q बाई C। कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है? Q बाई C। Q क्या है? चार्ज। C क्या है? कैपेसिटेंस।
ये 3 हो गए, एक और होता है इंडक्टर। इंडक्टर अभी नहीं पढ़ा सकता मैं, ईएमआई में पढ़ाऊंगा उसको। और 4 सर्किट एलिमेंट्स को मिला के पोटेंशियल पोलराइज के क्वेश्चन कई बार नीट में आए हैं, और नीट 2025 में भी इस पे क्वेश्चन है। उसमें इंडक्टर भी जुड़ा था, हालांकि वो क्वेश्चन भी अपने यहाँ टेस्ट सीरीज में आ चुका था एज इट इज, सेम ऑप्शंस के साथ। पांच से 6 क्वेश्चन एज इट इज हैं जो टेस्ट पेपर में मिलेंगे आपको बिना ऑप्शन चेंज किए। हो गया? छाप लिया कैपेसिटर भी? छाप लिया तो हेडिंग लिखिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। तो फेमस साइंटिस्ट हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन हमको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस आते रहते हैं केवीएल वगैरह पे, इनके सेकंड लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं आज तक नीट में, ठीक है। ये जो पोटेंशियल पोलराइज एनालिसिस हमने पढ़ा है इनके चक्कर में पढ़ा है, क्योंकि पोटेंशियल का ही रूल है इनका, रूल नंबर 2 जो है। पहली हेडिंग लिखिए फर्स्ट लॉ, इसका एक नाम है करंट लॉ, इसका एक और नाम है जंक्शन लॉ। फर्स्ट, करंट, जंक्शन, कुछ भी बोल दो, सारी बातें एक ही है। याद रखने वाला पॉइंट, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, याद रखिए पॉइंट। किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं भाई साहब? ये बोलते हैं कि मान लो यहां से करंट आ रहा I1, इधर करंट जा रहा I2, इधर से करंट आ रहा I3, इधर से भी करंट आ रहा I4। तो इनका ये कहना है कि किसी भी जंक्शन पे, आपको इनके बीच में एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, हाँ, पॉसिबल नहीं है यार, चलो देखते हैं। क्या बोलते हैं किरचॉफ? किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आई उतनी करंट गई, जितनी आएगी उतनी जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। लेकिन हमसे कोई पूछेगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि आई इक्वल टू गई, हम बोलेंगे नेट करंट ऑन द जंक्शन इज जीरो। क्या बोलेंगे? नेट करंट ऑन द जंक्शन इज जीरो। होता ना कुछ लोग कि मेरे पास जितने पैसे आए उतने गए, तो नेट अमाउंट इन द पॉकेट इज जीरो। आया इक्वल टू गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू इट
ये लिख लिया बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, पहले वो लिखो बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, पहला पॉइंट तो। और फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट नेट करंट ऑन द जंक्शन इज जीरो। अकॉर्डिंग टू इट नेट करंट ऑन द जंक्शन इज जीरो। ठीक है, अब नेट जीरो तो तभी हो सकती है जब जितनी आए उतनी वापस से चले जाए, तो बचेगी कुछ भी नहीं। छापे, आया गया बराबर। हाँ जी, नेट करंट ऑन द जंक्शन इज जीरो। छाप बना लिया, डायग्राम वायग्राम सब, बढ़े आगे। दूसरी हेडिंग, सेकेंड लो, वो करंट है तो ये वोल्टेज लो, इसका एक और नाम है। वो जंक्शन है तो ये लूप्स लो। वहां जंक्शन की बातें की थी या लूप की बातें की है इन्होंने? वो बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन था या बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन है? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या बोलते हैं किरचॉफ? बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, देखिए मान लो ये एक पॉइंट है ए, आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है, उस सर्किट में ये पॉइंट है कितना? ए, और इस ए का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। इस ए का पोटेंशियल कितना है? आप ए से इधर चले, घूम फिर के वापस ए पे पहुंच गए, घूम फिर के वापस कहां पहुंच गए? तो आप जहां से चले वहां का पोटेंशियल कितना था, और जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल कितना है, तो डिफरेंस कितना है? बस यही रूल है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। तो सीधी सी बात है, क्लोज लूप में घूमेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो आना ही है, क्योंकि जहां से चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे, और वहीं पहुंच जाएंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब दोनों पॉइंट ही एक हो गए तो पोटेंशियल सेम हो गए, और पोटेंशियल सेम हो गए तो डिफरेंस जीरो हो गया। उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या बोलते हैं? क्लोज लूप में घूमने पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आता है? जीरो आता है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट potential difference in a closed loop, according to it potential difference in a closed loop is zero। बस बना लेना एकदम।
हो गया। बढ़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप नोट साइड में रख के अब पेज निकाल लें, प्रैक्टिस करेंगे अपन। नोट्स रखे होना चाहिए लेकिन, ताकि जो भी थ्योरी यूज में आए वो हमको समझ में आए कि क्या चल रहा है। के क्वेश्चंस लगा लेना भैया, फ्री रहो तब। रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे तुम लोगों ने, नहीं किया? नहीं किए हो तो कोई बात ही नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन पे आता हूं। न्यू फ्लैशलाइट सेल, पता नहीं कोई सा सेल है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि फ्लैशलाइट सेल किसको बोलते हैं। उसका ईएमएफ कितना है? ईएमएफ का वैल्यू 1.5 दिया है। 15 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो करवाता है व्हेन डायरेक्टली टू ए मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.04 ओम। ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। मतलब उसको एक ए मीटर से जोड़ा जिसका रेजिस्टेंस 0.04 ओम है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आपके पास आई है, ई है, आर है और आर पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। सब है, आई है, ई है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर निकालना है, ठीक है। कर लोगे? हो जाएगा। हाँ जी, हाँ दिख ही रहा है सामने वैसे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, वो तो कर लोगे आप, डेटा ही तो है सब कुछ, मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाना है। फॉर अ सेल, एक सेल है जिसका टीपीडी 2.2 वोल्ट है, कैपिटल वी। टीपीडी किसको बोलते हैं? कैपिटल वी को। जिसका टीपीडी 2.2 वोल्ट है व्हेन द सर्किट इज ओपन। ये इंपोर्टेंट है, कल बताया था मैंने, ओपन सर्किट का टीपीडी ईएमएफ के बराबर होता है। मतलब ये टीपीडी नहीं है, ये ईएमएफ है। व्हेन द सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट का टीपीडी ईएमएफ के, ये मैं लिखवाऊंगा सारे सर्किट, आप निश्चिंत रहें। लेकिन अभी याद रखो, ओपन सर्किट मतलब बीच में वायर किसका बना हुआ है? एयर का। और एयर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। कल बात हुई थी अपनी,
कि अगर बाहर एयर रही तो वो पूरा वोल्टेज लेके जाएगा, तो टीपीडी ईएमएफ के, तो सर्किट इज ओपन मतलब ये 2.2 वोल्ट मुझे जो दिया गया है ये क्या दे दिया, ईएमएफ, एंड रिड्यूस टू मतलब टीपीडी कम हो जाता है, कितना हो जाता है 1.8 वोल्ट हो जाता है, ये दिया है टीपीडी। जब सेल के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें अपन 5 ओम, मेरे पास 3 डेटा है, ईएमएफ है, टीपीडी है और आर है, और मुझसे आर पूछ लिया। कल मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोग, कल मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, जिसमें आप करंट की वैल्यू लेके आए थे, और फिर मैंने आपको बोला था कि वो चीजें आप नहीं लेके आ सकते जो सामने से बोली नहीं गई है, और आपका आंसर आया था, आप नोट्स में देखिए, E बाई वी माइनस 1 इंटू आर, ये अपना रिजल्ट था। बस सब है अपने पास, 2.2 है एक वैल्यू 1.8 है, माइनस 1 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 5, तो 2.2 माइनस 1.8 0.4, 0.4 बाई 1.8 4 बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 5 20 बाई 18, 20 बाई 18 मतलब 10 बाई 9 ओम। क्लियर, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, ये कहां करवाया गया है, तो उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं, टीपीडी दे देगा, ईएमएफ दे देगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देगा और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लेगा, तो क्या लगाओगे सीधे, स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। क्या आपको याद आ रहा है कि कल ये पढ़ाया गया था, आना चाहिए, बस आप अगला क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ दे दिया भैया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस 3.9 ओम, कैपिटल आर भी दे दिया, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, मतलब टीपीडी पूछ लिया, इस बार क्या पूछ लिया, टीपीडी पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे टीपीडी, देखो इन्होंने वापस से वही फॉर्मूला लगाया, आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस समथिंग, नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस तक के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे, रुकिए एक मिनट, क्या करना होता समझिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 3.9, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, रेजिस्टेंस 4, वोल्टेज, अरे वोल्टेज कितना 2, तो करंट कितनी आई इक्वल टू वी बाई आर, भाई करंट कैसे निकलेगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है, ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना लिखते हैं, हम लिखते हैं ना करंट आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, दोनों रेजिस्टेंस जोड़ के 4 आ रहे हैं, वोल्टेज 2 है, 4/2 मतलब सॉरी 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या करंट अपन ने निकाल लिया हवा में बिना पेन चलाए, 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। अब टीपीडी क्या होता है, जो अंदर वाले को मिलता है वो या जो बाहर वाले को मिलता है वो, जो बाहर वाले को मिलता है वो टीपीडी है, बाहर वाले का वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे सिंपल चैप्टर है कि तो फॉर्मूला चलता है V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज निकालना है, करंट आपको पता है 1/2, रेजिस्टेंस पता है क्या बाहर वाले का, हाँ कितना 3.9, 3.9 का आधा कर दो 1. हाँ 1.95, सॉरी 2 ऑप्शन है क्या, 1.95 आया समझ में कि नहीं आया, क्या करना है, ये नहीं करना हर बार R इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तब ठीक है, यहां मैंने क्या किया करंट निकाल लिया और V इक्वल टू आई आर लगा दिया। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ रेजिस्टेंस 2 ओम, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, एक सेल से कनेक्ट किया और करंट की वैल्यू आ रही है 0.5 एम्पियर करंट आ रही है, व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड टू 5 ओम, मतलब 2 ओम की जगह पे हमने क्या लगा दिया अगली बार 5 ओम, और करंट की वैल्यू हो गई 0.25 एम्पियर, ठीक है, तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगे, आपका नोट्स उठा के देखिए, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है आपके नोट्स में, अगर आप देखेंगे तो नोट्स में मैंने क्वेश्चन करवाया है कि एक सेल को, देखिए सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल जहां से स्टार्ट हुआ है अपना कॉम्बिनेशन के पहले चलिए, हाँ
एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है जिसमें मैंने एक वायर 2 ओम का लिया, एक वायर 5 ओम का लिया सेम बैटरी से, एक करंट मैंने 4 एम्पियर ली और एक करंट मैंने 2 एम्पियर ली। उस क्वेश्चन को अपन ने कैसे सॉल्व किया था? इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, हम हमारे बेसिक्स पे फोकस रखो आप अपना। भाई करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 2 इक्वेशन बनाना करंट की, कैसे? I इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, फिर दूसरे सर्किट के लिए फिर बनाना I इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और दोनों का रेशियो ले लेना, तो E से E कट जाएगा और वहां से क्या निकल जाएगा? छोटा r, फिर छोटे r को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख देना तो क्या निकल जाएगा? EMF। तो ये नहीं कर सकते क्या शॉर्टकट? नहीं, शॉर्टकट कितने रेडी करके रखेंगे, विद इन अ मिनट वो भी हो जाएगा, ट्राई कीजिए आप, बताइए। पहले रेजिस्टेंस 2 ओम है, करंट 0.5 एम्पियर है, फिर रेजिस्टेंस 5 ओम है, करंट 0.25 एम्पियर है। पहले करंट 5 नहीं, हाँ, पहले करंट 0.5 ई डिवाइडेड बाय 2 प्लस छोटा आर, फिर करंट 2.25 ई डिवाइडेड बाय 5 प्लस छोटा आर, फिर दोनों का क्या रेशियो? ई से ई कैंसल, 25 से 52 टाइम कैंसल सीधे, तो क्या बच गया? 2/1 इक्वल टू 5 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस 2r इक्वल टू 5 प्लस आर, आर उधर भेज दो इधर भेज दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आर की वैल्यू 1 किसी भी एक में उठा के रख दो, यहां रख दो आर का वैल्यू 1, तो 2 और 1 3, 3 इंटू 0.5 1.5 इक्वल टू ई, एक जगह कहीं भी रख दो तो आंसर क्या हो जाएगा? हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल दिया और ईएमएफ भी निकाल दिया, दोनों चीजें निकल जाएगी उससे। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? कल करवा चुका हूं मैं इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी आपके नोट्स में करवाया गया है। मैक्सिमम पावर की बातें अपन बाद में करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब अभी नहीं पढ़ना अपने को। ग्रुपिंग ऑफ सेल पे आ गए अब। ग्रुपिंग ऑफ सेल में पहला क्वेश्चन, ग्रुपिंग ऑफ सेल में पहला क्वेश्चन देखिए भैया, एन सेल है जिनका ग्रुप है, ठीक है, और सेल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि किसी भी सेल का ईएमएफ 1.5 टाइम ऑफ आरएन होगा, ठीक है। तो इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी? तो बताओ आई का फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ, ईएमएफ कितना होगा? एन सेल है, अरे ईएमएफ कैसे निकलेगा? एन सेल है और एक सेल का ईएमएफ कितना है? एक सेल का ईएमएफ कितना है? 1.5 आर। सेल का ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। कितने सेल हैं? एन। एक सेल का ईएमएफ कितना है? 1.5 आर, तो एन सेल का कितना हो जाएगा? एन इंटू 1.5 आर डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया वोल्टेज। अब क्या लिखना है? रेजिस्टेंस। एक सेल का रेजिस्टेंस कितना है? आर, तो एन सेल का कितना हो जाएगा? एन आर। तो एन से एन कट जाएगा आर से, और करंट कितनी आ जाएगी? फिर से बता दूं, बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में। कितने सेल जुड़े हुए हैं? एन। कितने सेल जुड़े हुए हैं? एन। और सेल का जो ईएमएफ है एक सेल का, वो 1.5 टाइम है किसका? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का।
मतलब जैसे ये एक सेल है, कौन सा सेल नंबर 3, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसका ईएमएफ 1.5 आर है। मतलब ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। फिर ये दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ईएमएफ 1.5 आर है। फिर ये एक और सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ 1.5 आर है। ऐसे कितने सेल है, एन सेल। तो एक सेल का ईएमएफ 1.5 आर, दूसरे का फिर 1.5 आर, तीसरे का फिर 1.5 आर, तो एन का कितना हो जाएगा, एन इंटू 1.5 आर। एन सेल का ईएमएफ ऐसे जुड़ेगा। ये हो गया ईएमएफ। और करंट निकालने के लिए वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। एक का आर, दूसरे का फिर रेजिस्टेंस आर, तीसरे का फिर आर, चौथे का भी आर। ऐसे कितने सेल है, एन। तो एन का मिला के रेजिस्टेंस कितना आएगा, एन आर। अब ये एन से एन कट गया आर से, तो आई कितना बचा, 1.5। आया नहीं आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आया। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। दो बैटरी मुझे दिखा रखी है, ए और बी दिख रही है। कनेक्शन बताओ रॉन्ग है कि राइट। रॉन्ग कनेक्शन। बैटरी ए चाहती है करंट कैसा फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी राइट है, सॉरी मुझे बी की पोलैरिटी अपोजिट दिखी थी। तो कौन सा कनेक्शन है, राइट। ए चाहती है करंट कैसा फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज, और बी भी क्या चाहती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों कौन से कनेक्शन में, राइट कनेक्शन में। दोनों की ईएमएफ 2-2 वोल्ट है। दोनों की ईएमएफ कितने हैं, सीरीज में जुड़ी हुई है, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये कितना है, 1। इंटरनल रेजिस्टेंस ए का है 1.9 ओम, इसका कितना है 1.9, और बी का है 0.9 ओम, इसका 0.9 ओम, और इसका 1.9 ओम। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ए, बैटरी ए का अपने को क्या निकालना है, टीपीडी। बैटरी ए का अपने को क्या निकालना है। एक चीज मैं आपको बता दूं पहले, एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आप समझिए बात को। हम कुछ बेसिक बातें करते हैं पहले। मान लो मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, और ये एक और बैटरी है। इस बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट, इस बैटरी का वोल्टेज है 3 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, और यहां एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 1 ओम का, और यहां भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कितने ओम का। डायग्राम में जो दोनों बैटरियां दिख रही है, ये दोनों बैटरी रॉन्ग कनेक्शन में कि राइट कनेक्शन में, ये रॉन्ग कनेक्शन में, क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी चाहती है क्लॉकवाइज करंट फ्लो, और 3 वोल्ट की बैटरी चाहती है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। करंट कैसा फ्लो होगा आपके हिसाब से, किस बैटरी की चलना है भाई, जिसका ईएमएफ ज्यादा है। ठीक है, ईएमएफ किसका ज्यादा है, 5 वोल्ट वाली बैटरी का, तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, आई इक्वल टू, भाई करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, सर्किट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना सर्किट का, बोले 2 बैटरी है 5 और 3, या तो जुड़ के 8 बनेगी या घट के 2 बनेगी, सीरीज में अगर है तो। सीरीज में बैटरी का वोल्टेज या तो डायरेक्ट जुड़ता है या घटता है। राइट कनेक्शन हो तो E1 प्लस E2 प्लस E3 पढ़ाया गया था, लिखा था प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3, सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए बैटरी का। क्लियर है क्या, तो यहां पे जुड़ेगा या घटेगा, रॉन्ग कनेक्शन में तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। तो बताओ 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। रेजिस्टेंस, सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है सब जुड़ेगा, 1 2 3 4, तो करंट आ गया 1/2 एम्पियर। करंट कितना आ गया, करंट का डायरेक्शन समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे पता क्या हो रहा आपको, जो 5 वोल्ट की बैटरी है वो डिस्चार्ज होगी, और जो 3 वोल्ट की बैटरी है वो चार्ज होगी। 5 वोल्ट की बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज, और 3 वोल्ट की बैटरी जो है वो क्या होती है, चार्ज होती है। 5 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, 3 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है। क्यों, क्योंकि 5 वोल्ट के हिसाब से करंट फ्लो हो रहा है, अब 3 के हिसाब से करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए था, लेकिन उसके ऑपोजिट करंट है, तो वो चार्जिंग कंडीशन में है। ये बैटरी चार्ज हो रही होगी, कौन सी बैटरी, 3 वोल्ट। तो चार्जिंग सर्किट के बारे में एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई बैटरी ऐसी हो सीरीज में कि उसके सामने, उसके अपोज में
उससे बड़ी बैटरी अगर जुड़ी हुई है तो छोटी बैटरी है जो होती है वो सब क्या होती है, चार्ज, और बड़ी बैटरी जो है वो क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज। और मान लो दोनों सपोर्ट में होती तो मतलब दोनों का कनेक्शन रॉन्ग नहीं होता, राइट होता तो 5 और 3 जुड़ के कितने वोल्ट आता, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का वोल्टेज आता, 4 रेजिस्टेंस आता, 2 एम्पियर का करंट होता, दोनों बैटरी डिस्चार्ज होती। भाई जब दोनों सपोर्ट में होंगे तो दोनों ही डिस्चार्ज होंगे, दोनों का काम है करंट फ्लो करवाना। क्लियर है क्या? कोई भी बैटरी चार्ज कब होगी, जब उसके ऑपोजिट आप उसके ईएमएफ से बड़ा वोल्टेज लगा दो। दो कंडीशन है, एक तो उसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा और ईएमएफ से बड़ा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। चार्ज तो ये भी हो सकती थी, नहीं तो कौन, 5 वोल्ट, लेकिन नहीं हो रही। 5 वोल्ट की बैटरी चार्ज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि उसके सामने जुड़ा तो है ऑपोजिट में वोल्टेज, लेकिन उसके ईएमएफ से बड़ा नहीं, वो बैटरी छोटी पड़ गई। 3 वोल्ट की बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती, 5 वोल्ट की बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकती है। कर सकती क्या, करेगी ही, क्योंकि ऑपोजिट में जुड़ी। और दोनों सपोर्ट में होती तो दोनों डिस्चार्ज होती, फिर तो दोनों को डिस्चार्ज होना था, कोई चार्ज नहीं होती। आया समझ में कि नहीं आया? अब ये जो डिस्चार्जिंग बैटरी होती है, कौन सी, ये जो भी बैटरी डिस्चार्ज होगी उसका टीपीडी लिखा जाता है ई माइनस आई आर से। उसका टीपीडी कैसे लिखते हैं, ई माइनस आई आर, मतलब ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस जो कंज्यूम करेगा वो हटाना है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका टीपीडी ईएमएफ से कम आएगा। और जो चार्जिंग बैटरी होती है उसका टीपीडी लिखते हैं ई प्लस आई आर। ये चार्जिंग कंडीशन में है, ठीक है, और ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, तो इसका टीपीडी ई माइनस आई आर और उसका टीपीडी ई प्लस आई आर। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, हम क्यों मान के चलेंगे, ऐसे ही करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक हेडिंग पढ़ी, कौन सी, पोटेंशियल फॉल राइज एनालिसिस। चलो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं ई प्लस आई आर, ई माइनस आई आर से। तो 5 वोल्ट की बैटरी का टीपीडी कितना आएगा बताओ, इसका ईएमएफ कितना है 5, माइनस करंट कितना है 1/2, रेजिस्टेंस कितना है 1, 1/2 इंटू 1 0.5, 5 माइनस 0.5 कितना आया 4 और इसका टीपीडी कितना आएगा बताओ, ये वाली बैटरी का, इसका ई कितना 3 प्लस आई कितना 1/2, आर कितना 1, तो 3 प्लस 0.5 कितना आएगा 3.5 वोल्ट, और इसका 4.5 वोल्ट। थ्री 3.5 वोल्ट और ये 4.5 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पक्का? अब हम ये बात करते हैं कि ये ई माइनस आई आर फॉर्मूला आया कहां से। इस बैटरी को जरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इधर क्या है पॉजिटिव टर्मिनल। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है बैटरी के इधर उधर लेफ्ट और राइट में, वही क्या है टीपीडी। जरा इस बैटरी को जंप कीजिए, तो पोटेंशियल राइज होगा कि फॉल होगा, बोले ईएमएफ की वजह से राइज होगा और करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। बैटरी का क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस भी, और रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाने पे फॉल होता है। दो चीजें होंगी, राइज भी होगा, और राइज कितना होगा भाई एक बार फिर से बताऊं मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉल राइज एनालिसिस बताया, किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो तो राइज होता है कितना, ईएमएफ के बराबर। उस बैटरी का ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट का क्या हो गया राइज हो गया। अब आपने बैटरी को जंप किया, बैटरी के अंदर क्या था रेजिस्टेंस भी था। अब रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह सोचो, रजिस्टर में क्या लिखवाया, करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो फॉल होगा, करंट के ऑपोजिट जाओगे तो राइज होगा। मैं किधर जा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो बताओ क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या होगा, अरे बताओ फॉल होगा। कितना आई आर, रजिस्टर में ये बताया था आई कितना है 0.5, आर कितना है 1 इंटू 0.5 वोल्ट। मतलब जब मैंने बैटरी को जंप किया तो 5 वोल्ट बढ़ा और 0.5 वोल्ट घटा, तो डिफरेंस कितना आया 4.5। इसलिए लिखते हैं ई माइनस आई आर, ई बढ़ा और आई आर कम हुआ। और इस बैटरी को जंप करें अगर तो यहां से यहां ऐसे, तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो ईएमएफ कम होगा। या आप इधर से उधर जंप करके देख लो, चलो
ये कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इधर से इधर इसको जंप करें तो बताओ, ईएमएफ 3 वोल्ट का जो ईएमएफ है उसका वो राइज होगा, क्योंकि आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे गए। अब उस बैटरी के अंदर क्या था, रेजिस्टेंस भी था, और रेजिस्टेंस में आप किधर जा रहे हो, करंट के, भाई करंट ऐसा रहा, करंट के, अब करंट के ऑपोजिट जाओगे तो वो भी राइज होगा, तो 2 राइज होंगे, ई भी राइज होगा और आई आर भी राइज होगा, तो फाइनल राइज कितना आ जाएगा, ई प्लस, और यहां एक राइज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, फुल। इसलिए बोलते हैं कि जो चार्जिंग कंडीशन में बैटरी है उसका, चार्जिंग कंडीशन में जो बैटरी है उसका ई प्लस आई आर होता है टीपीडी, और जो डिस्चार्जिंग कंडीशन में बैटरी है उसका टीपीडी ई माइनस आई आर होता है, ई प्लस आई आर ई। इसको नोट्स में कहीं ना कहीं लिख लो, कहीं भी जगह हो। इतनी क्या इमरजेंसी है यार। पहुंच गए तो प्रोसेस चल रही है एडमिशन की, नहीं चल रही? हाँ, नहीं कुछ नहीं होता वहां पे, सब एक ही रहता उधर। हाँ, अटेंडेंस करवा लो, और वहां पे मीडियम मीडियम का कुछ भी नहीं रहता, सब एमबीबीएस का एक ही मीडियम है ना, ठीक है। इतनी सी बात के लिए डिस्टर्ब कर दिया। कॉलेज पहुंच गए बताने के लिए 5-10 फोन कौन लगाता है यार बैक टू बैक। सामने वाला व्यक्ति काटे जा रहा है, आप लगाया जा रहा है। सीधे साधे रहते हैं बच्चे बेचारे, क्या करें। पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में एडमिशन लेना है कि इंग्लिश में। एमबीबीएस में कोई मीडियम नहीं होता है ना, अभी बता दो आप लोगों को पहले ही, फिर आप कॉलेज जाके पूछोगे नहीं तो कि सर हिंदी मीडियम में एडमिशन लें कि इंग्लिश में। उधर कोई मीडियम नहीं होता, मीडियम सब इधर खत्म हो जाता है नीट के बाद। उनको भी इंग्लिश ही पढ़ना, वहां तो वहां जाके तो एक ही ऑप्शन है इंग्लिश मीडियम। अभी हमारे एमपी गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया हालांकि कि हिंदी में आप लिख सकते हो पेपर में, लेकिन फेल कर देते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर है उसको हिंदी नहीं आती है, तो वो चेक कैसे करेगा कॉपी, तो फेल कर देता है कि कुछ नहीं लिखा इसने। और उसके पीछे अपनी सरकार ने 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, से स्कीम लाए हैं, बुक्स लाएंगे, एक कार्यक्रम रखा भोपाल में भव्य, बोले अब से एमबीबीएस जो है वो हिंदी में भी होगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेचारे खुश हो गए, लिख के आए गए, फेल हो गए सब। एमबीबीएस तो एसएसटी जैसा है, सोशल साइंस जो आप पढ़ते थे। सोशल साइंस में चलती है ना बत्तीबाजी एकदम, डायग्राम अच्छा बनाओ और हेडिंग सही लिख दो बस। और उसके अंदर तो फिर आप गाने लिख सकते हो, फिर अच्छी राइटिंग में लिख के आओगे तो सब मार्क्स मिलता है। कोई नहीं पढ़ता आपकी कॉपियों को, कोई चेक नहीं करता तो। और गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए तो फिर तो लक फैक्टर पे बात आ जाती है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, और जो कभी कॉलेज नहीं गए वो टॉप कर जाते हैं। वहां तो ऐसे ही मार्किंग होती है कि इसको 55 दे दिए, चलो अगले वाले को 51 दे दो, फिर अगले को 60 दे दो, बोले एवरेज बहुत हो गया, अगले को काम करो 65 दे दो।
अब वो अगले ने चाहे कुछ नहीं लिखा हो 65 मार्क्स पे। एमपीएमएसयू में ऐसा ही होता है, जो बहुत लिख के आते हैं वो बच्चे भी फेल हो जाते हैं, और जो कुछ नहीं लिख के आते हैं वो भी पास हो जाते हैं। मतलब उससे ये आइडिया लगता है कि कॉपियां चेक नहीं होती है, नाम देख के नंबर जो है वो लगा दिए जाते हैं कि विशाल नाम है, पास कर दो, ठीक है। तो उस टाइप से चलता है, पता नहीं क्या। और प्राइवेट कॉलेज अगर रहा तो फिर होती है थोड़ी बहुत कॉपियां चेक, लेकिन वहां फेल बहुत करते हैं, वहां पढ़ने वाले भी फेल हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 बैटरी मेरे पास, बताओ कौन सी बैटरी चार्ज होगी, कौन सी बैटरी डिस्चार्ज होगी। ये तो दोनों ही बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये तो राइट कनेक्शन है। वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली समस्या तो तब आती है जब कनेक्शन कैसा हो, रॉन्ग कनेक्शन हो। तो अभी एट द टाइम मुझे टीपीडी निकालना है किसका, बैटरी ए का। क्या आप सर्किट के अंदर करंट निकाल चुके हैं? करंट निकल गई, नहीं निकली? अभी नहीं निकली। चलो करंट निकालते हैं पहले। आई इक्वल टू, बोलो वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1.9 और 0.9, 2.8 और 1, ये 1 भी है ना एक, तो कितना आ जाएगा 3.8। यही रहने दो, 4/3.8 अभी किसका, करंट का वैल्यू। अब हमको इसका टीपीडी निकालना है। बताओ टीपीडी कैसे निकलेगा। टीपीडी बैटरी ए का, डिस्चार्जिंग बैटरी का टीपीडी ई माइनस आई आर। ईएमएफ कितना उसका 2, माइनस करंट कितनी है 4/3.8 इंटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.9। इससे ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 माइनस 2, टीपीडी 0। आया समझ में कि नहीं आया? कैसे निकलेगा टीपीडी, ई माइनस आई आर। इस बैटरी का पूछ लिया होता तो इसका भी ई माइनस आई आर, तरीका तो वही रहेगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले सर्किट समझ में आ गए ना आपको? चार्जिंग सर्किट डिस्चार्जिंग तो समझ में आ गया ना। चार्जिंग का टीपीडी ई प्लस आई आर ईएमएफ से भी ज्यादा आता है, और डिस्चार्जिंग का टीपीडी ई माइनस आई आर लेस देन ईएमएफ। अगला क्वेश्चन, इन अ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल 5 रोज, ये क्या हो गया अपना पी, 5 रो मिक्स कॉम्बिनेशन जो आज पढ़ा है मैंने। कितनी रो है 5, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। एच रो कंटेन 10 सेल, ये क्या हो गया 10 एस। एक रो में जो नंबर ऑफ सेल था उसको हमने क्या लिखा था एस, एस का वैल्यू हो गया 10, पी का वैल्यू हो गया 5। दिस कॉम्बिनेशन सेंड अ करंट आई थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। क्या बात है, ये मिल गया अपने को क्या, कैपिटल आर। ये क्या मिल गया, कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इफ द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इच सेल इज 1.5 वोल्ट, ये क्या मिल गया ई 1 ओम, ये क्या मिल गया छोटा आर। देन द वैल्यू ऑफ आईज, बोलो आई का फॉर्मूला बोलो जल्दी फटाफट निकालो। मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन निकालो। क्या फॉर्मूला था, एस पी ई डिवाइडेड बाई आर पी प्लस एस आर। यस और नो? सारी वैल्यू रख दो, सब तो है अपने पास। एस है कितना 10, पी है कितना 5, ई है कितना 1.5 डिवाइडेड बाई आरपी, आरपी कैपिटल आरपी 20 इंटू 5 कितना 100 प्लस एस आर 10 इंटू, ठीक है। तो इससे ये कैंसल, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 75/110। तो 75/110 मतलब ये 1/2 से थोड़ा सा छोटा, 0.5 से छोटा आंसर आएगा कोई ना कोई, सॉरी 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आंसर। तो क्या आएगा अपना आंसर 0.68। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना है तो 5 से कैंसिल करके 75/110 आंसर आएगा। अरे समझ में आया क्या, पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 75/110 वो तो हो जाएगा। टू गेट मैक्सिमम करंट इन रेजिस्टेंस, करंट कैसा लाना है, मैक्सिमम लाना है। इससे समझ में आ गया क्या, आरपी इक्वल टू एस आर।
of 3 ohm, one can use n row of m cell connected in parallel. ठीक है, n हो गया रो का नंबर, मतलब n जो है नंबर ऑफ रोज हो गई, ठीक है, और m सेल जो है वो कनेक्टेड किसमें है, पैरेलल में, मतलब p ब्रांचेस, ये m जो है वो अपना p हो गया कहीं ना कहीं बात करेंगे तो बाद में अपन बातें करेंगे. द टोटल नंबर ऑफ सेल इज 24. टोटल नंबर ऑफ सेल किसको बोला था मैंने, sp इक्वल टू 24 एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0.5. तो अपने पास R भी है और R भी है, R भी है और कौन सा R, छोटा R बड़ा R दोनों है, और मैक्सिमम करंट के लिए ये कंडीशन है. बताओ बड़े R की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू P का वैल्यू कितना है नहीं पता, इक्वल टू S का वैल्यू कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है कि सीरीज में कितने सेल जुड़े और पैरेलल में कितनी ब्रांचेस हैं. छोटा R पता है क्या, हाँ पता है, कितना 0.5, बोले तो 1/2, 2 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 6p इक्वल टू S, ये S की जगह पे रख दो यहां पे, तो बताओ क्या लिखेंगे 6p स्क्वायर इक्वल टू 24. भाई वहां से S निकाल के यहां रख दिया, SP इक्वल टू 24 था, S को 6p रखा तो 6p स्क्वायर हो गया, 6 4 जा 24, p स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब p इक्वल टू, मतलब पैरेलल में कितनी ब्रांचेस हैं 2, और p का वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो S कितना लाना पड़ेगा 12. सीरीज में 12 सेल है और 2 ब्रांच ऐसी हैं जो पैरेलली कनेक्टेड है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ये A. इन्होंने एम एन बोला है, इसको हम क्या बोल के चल रहे हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60, 100 सेल, 100 सेल फिर मिल गया हमको, क्या क्या मिल गया, SP, EMF 5 वोल्ट, E भी मिल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, स्मॉल r भी मिल गया. अरेंज किया इस तरीके से कि मैक्सिमम करंट, फिर मैक्सिमम करंट से वही कहानी हो गई, कौन सी, अरे SP इक्वल टू नहीं, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, RP इक्वल टू SR, RP इक्वल टू SR, और किसमें मैक्सिमम करंट 25 ओम रेजिस्टेंस में, मतलब ये क्या हो गया कैपिटल R. सब में इक्वल नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब हमको क्या बताना है, P का वैल्यू बताना है. कोई बताएगा मुझे, भाई डेटा सब है आपके पास, SP है, SP इक्वल टू क्या है, SP इक्वल टू 100 हो ही गया है. अब RP इक्वल टू SR में आपके पास दोनों R है, छोटा R और बड़ा R, वहां से किसी एक को निकाल के यहां रख देना, दोनों वैल्यू आ जाएंगी. बताओ जल्दी फटाफट. भाई कैपिटल R का वैल्यू आपके पास है 25 ओम, हाँ, कैपिटल R को क्या लिखोगे 25 इंटू P इक्वल टू, सीरीज में नहीं पता मुझे, और स्मॉल r का वैल्यू कितना है 1, तो 25 P इक्वल टू क्या आ रहा है S, कहां से निकाला, RP इक्वल टू SR से. RP इक्वल टू SR कैसे पता चला, मैक्सिमम करंट से, तो S का वैल्यू 25P है, रख दो यहां पे S की जगह पे 25P, तो 25P स्क्वायर इक्वल टू 100, हाँ ना, तो P का वैल्यू कितना हो गया, और P पूछा अपने से, और अगर S पूछ लिया होता तो P को 2 रखूंगा तो S कितना आ जाएगा 50. एक ब्रांच में 50 सेल जुड़े हैं और ऐसी 2 ब्रांच है, यहां पे एक ब्रांच में कितने सेल जुड़े हैं 50, और ऐसे कितनी ब्रांचेस हैं 2. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, पक्का. अगला क्वेश्चन, एक डायग्राम दिखाई दे रहा हो आपको, ये सारे बैटरी जो हैं वो 2-2 वोल्ट के हैं, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 4 ओम है और ये रेजिस्टेंस भी. बीच वाली जो ब्रांच है
कौन सी बीच वाली ब्रांच? ये ए बी वाली जो ब्रांच है, इसमें हमसे क्या पूछा है? करंट का वैल्यू पूछा है। द करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी थ्रू बैटरी E2। ठीक है, ए और बी वाली ब्रांच में हमसे करंट का वैल्यू पूछा हुआ है। देखिए, अब मैं आता हूं, आपको समझाने जा रहा हूं कि हम क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं किरचॉफ्स लॉ से, वो भी एक तरीका रहता है। पोटेंशियल पोलराइज एनालिसिस जो तरीका है वो भी आप कर ही सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन जो है वो आप E1 R2 E2 R1 वाले तरीके से भी चल सकते हैं। दो बैटरी का कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्पेशल रिजल्ट नंबर 2 ओपन कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्पेशल रिजल्ट नंबर 2 ओपन करके रखिए। क्या है दूसरा रिजल्ट? कि दो ही बैटरी अगर हो तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, वो भी तब जब रॉन्ग राइट कनेक्शन हो। रॉन्ग कनेक्शन होगा तो बीच में क्या आ जाएगा? अब 2 मिनट बैठ के देखिए करना क्या है, सुनिए। जब भी 3 ब्रांच का क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको सबसे पहला काम यह करना है कि जिस ब्रांच में मुझसे करंट पूछी गई है मैं उस ब्रांच को एज इट इज बना लूं, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। किस ब्रांच को एज इट इज बना लेंगे बोलिए? ए और बी वाली ब्रांच को। तो ये मैंने एक 2 वोल्ट की बैटरी वाली ब्रांच एज इट इज बना के रख ली। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब मेरे पास बची हुई जो 2 ब्रांच हैं पैरेलल में, उनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। उनको सॉल्व करके एक सिंगल ब्रांच बनाएंगे। बची हुई 2 ब्रांच हटा के हम क्या बनाएंगे? एक सिंगल ब्रांच बना देंगे। सिंगल ब्रांच मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने जा रहा हूं मैं किसका? सेल का। तो आपको ऊपर वाली ब्रांच में एक सेल दिख रहा है और नीचे वाली ब्रांच में भी एक सेल दिख रहा है। अच्छा बताइए, वो दोनों सेल राइट कनेक्शन में है या रॉन्ग कनेक्शन में है? राइट कनेक्शन है। वो कैसे चेक करते हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये दोनों के सेम टर्मिनल्स अगर कनेक्टेड हैं पैरेलल में तो वो राइट कनेक्शन होता है। एक जैसी करंट फ्लो करवाएंगे वो, हाँ ना? तो कौन सा कनेक्शन माना जाएगा? राइट। तो पहली बात तो यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस, चलो EB के लिए मैं एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। कौन सा? अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन आप अगली बार के लिए ध्यान रखें, ये चीजें हमको थोड़ा सा जल्दी से हवा में करना होती कैलकुलेशन इस टाइप के। E1 R2, किसी भी एक को E1 मान लो, किसी भी एक को E2 मान लो। E1 इसको मान ले, E1 R2। ध्यान रखना, ईएमएफ इसका लोगे तो रेजिस्टेंस इधर का लेना पड़ेगा। तो 2 × 4 8 प्लस E2 R1 8 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 16/8। तो कितना आ गया? तो आप डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे कि सेम वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई तो आंसर किसी एक के इक्वल आएगा। कर सकते हैं, लेकिन मैं E1 R2 वाले तरीके पे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवाना। हर बार वोल्टेज सेम नहीं मिलेगा यहां, बिल्कुल। अब यहां तो 2-3 तरीके हैं, अभी एक और बताऊंगा मैं आपको, ये करना ही नहीं पड़ेगा कॉम्बिनेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहां पे आप ये भी सोच सकते थे कि 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के सेल अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम और कनेक्शन राइट हो तो आंसर किसी एक के इक्वल आता है। देखिए आया एक के इक्वल, वो आया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की बैटरी और 2 वोल्ट की बैटरी का आंसर कितना आया? अब ये 2 वोल्ट की बैटरी जो आपकी बन रही है, इन दोनों सेल को हटा के वो आप कहीं भी बना सकते हैं। राइट कनेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी की जगह पे भी बनाओ। किसकी जगह पे बनाए बताओ? ये नीचे वाले की जगह पे बना लेते हैं। यहां मैंने बना लिया एक और बैटरी, कितने वोल्ट का बताओ? 2 वोल्ट का, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। और वो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 2 ओम। कितना आएगा? क्या अब एक सिंपल सर्किट बन गया? क्या अब एक सीरीज वाला सर्किट बन गया? 2 बैटरी दिखाई दे रही उसमें, रॉन्ग कनेक्शन राइट कनेक्शन? राइट कनेक्शन। सीरीज में ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाएगी और ये भी सीरीज में। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि प्लस से माइनस हो गया तो ये रॉन्ग हो गया, पैरेलल में होते तो रॉन्ग हो जाते हैं। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रही है और ये भी, तो राइट कनेक्शन तो दोनों के वोल्टेज जुड़ जाएंगे। 2 और 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आ जाएगा?
2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा ऐसे, तो 2 एम्पियर किधर से किधर, ए टू बी या बी टू ए, इधर से जाएगा ऐसे, हाँ ना, तो ए टू बी, आंसर कौन सा हो जाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? अब मैं आप लोगों को बोल रहा था कि दूसरा तरीका क्या था। देखिए E1 R2 E2 R1 तो यहां आपको करना इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों बैटरी के वोल्टेज क्या थे, सेम, और जब वोल्टेज सेम हो तो, अरे वोल्टेज सेम हो तो आंसर किसी, वोल्टेज सेम और कनेक्शन राइट हो तो आंसर किसी एक के इक्वल ही आता। देखिए सब 2-2 वोल्ट के सेल है ना, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और मैं यहां से चल रहा हूं और यहां पहुंचना है मुझे, R1 के लेफ्ट एंड से चलना स्टार्ट करना और राइट एंड पे पहुंचना है। बताओ 2 वोल्ट का फॉल, फिर 2 वोल्ट का फॉल, यहां आ गया भाई, पहले एक बैटरी को जंप किया, सॉरी 2 वोल्ट का राइज और 2 वोल्ट का राइज, तो टोटल कितना राइज, 4 वोल्ट का राइज। समझ में आया? 4 वोल्ट का राइज समझ में आया क्या? नहीं आया? बैटरी को जब जंप करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे तो पोटेंशियल बढ़ता है कितना, ईएमएफ के इक्वल, उसका ईएमएफ कितना है 2, फिर एक बैटरी आई, फिर उसको जंप किया, फिर बढ़ गया 2, तो टोटल कितना बढ़ गया यहां से यहां तक आने पे, पक्का? देखिए ये समझ में आ गया कि मैं इस वायर के इस एंड से इस एंड तक आया, मतलब यहां से यहां आया तो 4 वोल्ट बढ़ गया, इसका मतलब इस वायर में करंट ऐसी होगी भाई, यहां से यहां आने पे बढ़ रहा है ना, तो यहां से यहां जाने पे घटना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में घटता है, करंट के ऑपोजिट बढ़ता है, तो मैं यहां से यहां आया तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना बढ़ा, 4 वोल्ट, वोल्टेज 4 और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 4 ही है, V है आपके पास और R है, तो V इक्वल टू आई आर से आप क्या I निकाल सकते हो, कितनी आएगी 1 एम्पियर। समझ में? इसका मतलब यहां पे इधर से इधर करंट जा रहा कितना, और वो 1 एम्पियर इधर से आया होगा, यहां से इधर से 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। अब ऐसे ही क्या करोगे आप, इस वायर पे भी चलते हैं, यहां से चलूंगा तो बताओ मैं 2 वोल्ट का राइज, फिर 2 वोल्ट का राइज, तो यहां से यहां तक आने पे वापस वही हो गया 4 वोल्ट का राइज। 4 वोल्ट का राइज अगर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी करंट फ्लो हो रही है ऐसे इधर, भाई यहां से यहां तक आने पे राइज हो रहा तो इधर से इधर फॉल होना चाहिए ना, और यहां भी 4 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा सेम, तो करंट कितना आ जाएगा यहां भी 1 एम्पियर, तो ये इधर से आया 1 एम्पियर, और ये अब यहां लगा दो जंक्शन रूल, ऊपर से आ रहा 1 एम्पियर, इधर से आ रहा 1 एम्पियर, जितना आएगा उतना जाएगा, 1 ऊपर से आया 1 इधर से आया तो टोटल कितना जाएगा 2 एम्पियर। इसमें कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर, किधर से किधर A2। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप कौन से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, बस मैटर ये करता है कि कोई लेंदी अप्रोच होगा, कोई थोड़ा सा सिंपल अप्रोच होगा, वेल आंसर सेम आएंगे, गलत नहीं करना है कुछ, बस क्या आपने कुछ गलत कर दिया कि जहां फॉल हो रहा वहां राइज लिख दिया गलती से, या ऐसा कुछ कर दिया तो फिर आंसर में गड़बड़ आएगी, अदरवाइज आंसर सेम आते हैं। 2-3 तरीके से मैंने उसके आंसर बताया आपको। ये फॉल राइज के क्वेश्चंस में करवाने से पहले आपको E1 R2 का एक क्वेश्चन और करवाता हूं कि मैं E1 R2 को इतना इंपोर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो हेडिंग है जस्ट लाइक किरचॉफ्स लॉ, अभी आप हेडिंग एक पढ़ते हैं, इसके पहले हो गया क्या एक्सेल? हाँ, इस डायग्राम में मुझसे I1 की वैल्यू पूछी हुई है, इस डायग्राम में मुझसे क्या पूछा हुआ है, करंट I1, E2 का वैल्यू 6 वोल्ट है, ये बैटरी कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की, E1 का वैल्यू 4 वोल्ट है, ये बैटरी कितने वोल्ट का है 4 वोल्ट का, R1 2 ओम है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, और R2 भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और R3 4 ओम है, और मुझे करंट निकालना है, किस में करंट निकालना है, ऊपर वाली ब्रांच में। देख रहे हैं आप, सॉल्यूशन देख रहे हैं, लूप में घूमना होता है, करंट I1 माननी होती, फिर एक I, फिर एक I माइनस I1, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस हैं, और इनको मैं बिना किरचॉफ लॉ के सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन उसी के हैं, KVL KCL, ठीक है, वही चलते रहता है दिन भर, लेकिन आपको वो यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जो बताया उस पर चलते हैं, समझिए बात को। सबसे पहले मैं
उस ब्रांच को एज इट इज रखूंगा जिसमें मुझे करंट निकालना है। किस ब्रांच में करंट निकालना मुझे? I1 कहां दिख रहा है? I1 निकालना है, क्वेश्चन में I1 पूछा हुआ है, तो I1 ऊपर वाली ब्रांच में, मैं उसको सबसे पहले तो एज इट इज बना दूंगा। एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, और बैटरी कितनी है? 4 वोल्ट। ये एज इट इज बन गया। अब बची हुई दो ब्रांच मुझे सॉल्व करना है। बची हुई दो ब्रांच सॉल्व करना है, मतलब उसमें मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा? E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस दोनों कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों की बैटरियों को सॉल्व करेंगे अपन। दो बैटरी दिखाई दे रही नीचे वाली दोनों ब्रांच में। यहां दिखी बैटरी कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। यहां भी एक बैटरी दिख रही होगी 0 वोल्ट की। अब दिख गई होगी अगर पहले नहीं दिखी हो तो। दो बैटरी हो गई। नीचे वाली ब्रांच में कितने वोल्ट का बैटरी है और ऊपर वाली ब्रांच में 0 वोल्ट का। वो चार्ज में तो करंट निकालना, उसको एज इट इज रहने दो। जिन दोनों ब्रांच को मुझे सॉल्व करना है उन दोनों ब्रांच पे फोकस करो, ठीक है। अब एक को मान लो E1 और एक को मान लो E2। बोलो E1 R2 E2 R1, 6 इंटू 2 12, 0 इंटू 4 0। तो ऊपर E1 R2 प्लस E2 R1 बन गया 12 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 कितना है? 2 और R2 कितना है? 4। 2 प्लस 4 6। ऊपर था 12 नीचे था 6, 2 वोल्ट। दोनों ब्रांच हटा के एक बैटरी मान लूं, कितने वोल्ट का? बोलिए जल्दी। मान लिया। कितने वोल्ट का बैटरी मान लिया? 2 वोल्ट का बैटरी मैंने मान लिया। अब ये तो अभी बैटरी हुआ ओनली सॉल्व। E1 R2 E2 R1, ये 2 वोल्ट समझ में आया? फिर से बताऊं? पक्का? ठीक है। इसको माना मैंने EMF E1, ये R2, ये E2 और ये R1। E2 0 है, कुछ नहीं है तो। अरे कोई बैटरी नहीं जुड़ी, मतलब मैं क्या मान सकता हूं? 0 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, ठीक है। अभी देखिए होता क्या, R1 प्लस R2 ये सब हो गया। अब मुझे इस 2 ओम और 4 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी तो लिखना पड़ेगा साथ में। यहां 2 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोलिए कितना आएगा? 4/3। जब आपको इस चीज की हैबिट हो जाएगी ना, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, जल्दी हो जाएंगी चीजें। अब बताओ ये दोनों, अब ये पूरा एक सिंपल सर्किट हो गया। अब इस सिंपल सर्किट में अगर हम बात करें तो दो बैटरी जुड़ी हुई, एक 4 और एक 2। राइट कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन? राइट कनेक्शन। वोल्टेज दोनों के जुड़ जाएंगे कितने? और रेजिस्टेंस ये 2 और ये 4/3, 2 प्लस 4/3 बोलो कितना आएगा? 10/3। 6 3 जा 18/10, 1.8 एम्पियर। हाँ या ना? 1.8 एम्पियर करंट। बी। इसमें आपको किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम कभी भी किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। ट्राई करेंगे कि जितना बचा जा सके उतना बचना है। उसके लिए जितनी ट्रिक्स मैं बताते जा रहा हूं वो आपको सॉल्व करना है। दो बैटरी का कॉम्बिनेशन, 3 ब्रांच ही। किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन जब जब भी आया आज तक 3 ब्रांच पूछी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 3 ब्रांच में से एक ब्रांच में किसी में वो क्या पूछता है? करंट। 2 ब्रांच को हम हमेशा किससे सॉल्व करेंगे? E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है क्या? तो आपको ना इतना सब कुछ ये तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ये 2 लूप बनाए इन्होंने, लूप 1 और लूप 2, दोनों में घूम के इन्होंने पता नहीं क्या किया। लूप 1 में घूमे पहले, ठीक है, पता नहीं क्या बढ़ा क्या घटा, 0 कर दिया। फिर उसको फिर 2 इक्वेशन बनाई। होता क्या, किरचॉफ्स लॉ से भी आंसर तो आ जाते हैं, लेकिन एक माइनस आपको -1 पे लेके चले जाता है। वहां मतलब ये होता है कि खूब प्रैक्टिस करने के बाद भी 50-50 होता है कि किरचॉफ्स लॉ से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो 50% चांस है कि सही आंसर लाओगे और 50% चांस है कि गलत आंसर लेके आ जाओगे। 50-50 पे रहते हैं। और अगर इस तरीके से जाओगे तो 0-100 या तो आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो 50-50 से 0-100 ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो 100% इससे आंसर आता ही आता है, E1 R2 E2 R1 से। क्लियर है क्या? गलती नहीं होगी यहां पे और जल्दी भी सॉल्व होगा। ये मैं गारंटी लेता हूं कि किरचॉफ्स लॉ से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करे उससे जल्दी क्वेश्चन कर लेते। ये तो आपको समझाना था, नहीं तो लाइक जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैं जैसे ही पढ़ता कहा कि यार मुझे करंट I1 निकालना है, ऊपर वाली ब्रांच कांस्टेंट रखना है, 6 2 जा 12, 4 0 0, 12/6 2 वोल्ट, 2 वोल्ट 4/3 ओम। मतलब तुरंत मेरे दिमाग में ये चलता क्या कि यहाँ 2 ओम है, फिर यहाँ एक बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है और सीधे ये क्या बन गया? 2 वोल्ट की बैटरी और 4/3 का रेजिस्टेंस। खत्म। सिंपल सर्किट पे पहुंचने के बाद फिर बचता क्या है? I = E डिवाइडेड बाय R प्लस R।
क्लियर है क्या? कर लोगे? ये फायदे हैं E1 R2 E2 R1 लगाने के। बाकी आप जो करते आ रहे हो तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अभी और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी आपको कुछ भी किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप रेजिस्टेंस तक के क्वेश्चंस कीजिए, ग्रुपिंग या वहां तक के जो भी पार्ट। मिलते हैं।